नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे दौरे के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। आपको बता दें कि बंगाल की 30 सीटों और असम के 39 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और बंगाल में चुनाव के आखिरी दिन नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष सहित तमाम कई नेताओं चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और वहीं असम में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दम दिखाएंगे। चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन आज नंदीग्राम में शुवेंदु के पक्ष में अमित शाह का ये मेगा शो होगा और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज अमित शाह 3 रोड शो और 1 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। शाह दोपहर 12 बजे नंदीग्राम में, दोपहर 1:30 बजे डेबरा में और दोपहर 3 बजे डेबरा और वहीं दोपहर 3 बजे पंसकुरा पश्चिम में रोड शो करने वाले हैं और शाम 4 बजे डायमंड हार्बर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे दौरे के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा और बंगाल की 30 सीटों और असम की 39 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और आपको बता दें कि अमित शाह कई जगह पर रैली करने वाले हैं और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पश्चिम बंगाल और असम के दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार आज पूरी तरीके से थम जाएगा और आपको बता दें कि बंगाल की 30 सीटों और असम की 39 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और बंगाल में प्रचार के आखिरी दिन नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सहित तमाम कई नेता ये चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और वहीं असम में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपना दम दिखाने वाले हैं। देखिए, मेरा तो सीधे तौर पे कहना है कि बंगाल के चुनाव में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, ये बंगाल के ही लोगों को नहीं, पूरे देश को सोचना होगा कि ये जो एक पूरा नैरेटिव है डबल इंजन, तो सहकारी संघवाद वगैरह को खारिज करता है। हम कहीं ना कहीं, माफी के साथ कहूंगा, सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन स्टेट की ओर बढ़ रहे हैं, कमोबेश मैं समझता हूं कि चाइना मॉडल की तरफ, और ये उचित नहीं है। हर राज्य की अपनी विविधता है। आप वहां जाकर के कहें कि KG to PG एजुकेशन फ्री, इतने पैसे, तो बिहार ने क्या बिगाड़ा, उत्तर प्रदेश ने क्या बिगाड़ा, राजस्थान ने क्या बिगाड़ा। एक समेकित सोच होनी चाहिए और उस संदर्भ में आप ममता जी के बयान को देखिए। कई दफा ये बातें आई हैं, मैं समझता हूँ ये अनुसंधान का विषय है। मेरे लिए हमले से ज्यादा जो मुझे अग्राह्य लगा था, सहज नहीं लग रहा था, वो उस पर जो टिप्पणियां हुई थी, अशोभनीय टिप्पणियां, बाद में सारी बरमुडा वाले शब्दावली का, ये हमारे स्वस्थ लोकतंत्र की शब्दावली नहीं है। या तो हम बीमार लोकतंत्र में तब्दील होते जा रहे हैं। चुनाव आएंगे जाएंगे, एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी, वो पार्टी फिर जीतेगी, जीतने की संभावना रहती है। लेकिन अगर इस प्रकार की टिप्पणियां एक नया सामान्य मेरे देश में बना रही हैं, तो देश का लोकतंत्र खतरे में। चीजों को अमित शाह जी को ये ख्याल नहीं आता कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, वहां पे कितने महिलाओं को मारा जा रहा है, रेप हो रहा है और उसके बाप को गोली मारी जा रही है। उसे देश के लोग याद नहीं रखेंगे। चूंकि चुनाव हो रहा है, इसलिए इस वाक़े को भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लॉइट करना चाहती है। जिन लोगों ने मारा है उनके। तो इसी मुद्दे पर हमारे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। PS पांडे TMS प्रवक्ता हैं, दूसरे हैं उमेश सिंह, बीजेपी प्रवक्ता। सर, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज पर। सर, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। PS पांडे जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी। तो सर, PS पांडे जी, आपसे सवाल है, जो पहले चरण का चुनाव हुआ तो उसको लेकर आपके हिसाब से यह कितना खास रहा? गुड मॉर्निंग करिश्मा जी। जी।
पहले चरण का चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और अभी तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पर जाकर के डिक्लेयर किए, जैसे ईवीएम को उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही प्रतिपादित किया, उन्होंने ही वोट डलवाया और वही जो है सब सारी की सारी चीजें मैनिपुलेट कर रहे हैं। तभी तो उन्होंने कहा कि 30 में से हम 26 सीटें जीत रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के तरीके होते हैं जो बीजेपी चलती है और हर जगह ऐसा ही करती आई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इनकी कोई भी एजेंडा न तो चले हैं न तो चल पा रहे हैं। अब संपन्न हो गया चुनाव प्रथम चरण का, द्वितीय चरण का चुनाव 1 तारीख को संपन्न हो जाएगा। 1 तारीख पिछला जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ उसमें आपने जो कहा कि चुनाव हो गया, उसको आप कैसे किस नजरिए से देखते हैं? पहला नजरिया तो हम ये देख रहे हैं कि अगर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ तो उसकी क्रेडिट जो है अमित शाह लेना चाह रहे हैं, और अगर कहीं कोई हिंसा हुई होती तो उसकी डिस्क्रेडिट ममता बनर्जी को जाती। ये दो तरफा चाल ये लोग हमेशा चलते रहे हैं और वहाँ पर टीएमसी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, चाहे ये इनकी जितनी भी कैबिनेट फोर्स वहाँ लग करके चाहे जो उथल पुथल मचा ले। ये लोग जमीर खरीदने वाले लोग हैं और हम लोग जमीर जिंदा रखने वाले लोग हैं कि जमीर किसी भी प्रकार से बचा रहे, जमीर जिंदा रहे। और ये लोग तो तभी तो हाँ मैडम जी, तो उमेश जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है कि आज जिस तरीके से असम और बंगाल के दूसरे चरण के प्रचार आज थम जाएगा, कई दिग्गज नेता इसमें रोड शो करने वाले हैं और वहीं अब पहले चरण का जो चुनाव हुआ है और सबकी निगाहें नंदीग्राम के होट सीट पर टिक गई है, तो इसको लेकर अब क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैडम ये बिल्कुल बहुत सही है कि बहुत अच्छा रहा चुनाव का, और मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूँ कि जो प्रथम चरण का चुनाव जो है बहुत ही शांतिपूर्वक से निपट गया। काफी छिटपुट घटनाएं हुई, जो कि शुभेंदु अधिकारी के गाड़ियों पे भी हमला हुआ, कुछ लोग एक की मौत भी हुई, लेकिन फिर भी जो है कुल मिलाकर के काफी ठीक रहा और आगे भी चुनाव इसी तरह से बंगाल में होगा, मुझे यही आशा है। बाकी रही बात पार्टियों की अपना अपना दावा करना, ये तो एक बिल्कुल निश्चित है, हर पार्टियां अपनी दावा करती हैं, लेकिन मेन दावा जो है वो जनता का है, बंगाल की जनता का है। बंगाल की जनता किस तरह से इच्छुक है, किस तरह से भाजपा के लिए तैयार बैठी है, रेड कारपेट बिछाए। जो पीछे दिखता है लोकसभा चुनाव में जहां हमारा कुछ भी नहीं था और उस समय वहां पे मुझे 18 सीटें मिली, वो बहुत बड़ी बात है। आज उसका नतीजा है कि जिस तरह पूरे बंगाल की जनता एकदम उत्साहित है, जिस तरह से लोगों का वो मिल रहा है सहयोग पूरी बंगाल की जनता की, जिस तरह से बंगाल की जनता आजादी से आज तक जो है वो ठगी सी गई महसूस कर रही है। आज उनको एक रास्ता मिला है, वो भाजपा भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व दिख रहा है। उसके आधार पे आज पूरी तरह से वहाँ की जनता जो है पूरा उत्साहित है और उससे लगता है कि हम वहाँ पे 220 सीटों के आसपास से पहुँच रहे हैं। जी चलिए पीएस जी आपसे सवाल करना चाहेंगे, क्या लगता है कि अब जहां नंदीग्राम से जहां शुभेंदु अधिकारी भी खड़े हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें तो वो भी उसी सीट से खड़ी है क्योंकि उनका गढ़ माना जाता है। क्या लगता है कि शुभेंदु अधिकारी किसी समय में जहां टीएमसी में थे और वहीं अब सडनली बीजेपी में शामिल हो गए, कहीं इसमें थोड़ा वोट को लेकर घोलमेल नहीं हो सकता? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी तो काफी जाने माने जाते हैं नंदीग्राम में। बेशक मैडम, बेशक करिश्मा मैडम, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है कि शुभेंदु अधिकारी और उनका पूरा परिवार, दिव्येंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी और शुभेंदु अधिकारी, ये चारों लोग नंदीग्राम के रहने वाले हैं और वहाँ पर उनका एक गढ़ माना जाता है। आपको याद होगा कि जब चुनाव का बिगुल बजा था उसके पहले उसी समय शुभेंदु अधिकारी जो चले गए बीजेपी में टीएमसी को छोड़ करके, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को हिम्मत हो तो वो अपनी भवानीपुर की परंपरागत सीट छोड़ करके और नंदीग्राम से आकर के लड़े और मैं उनको 50,000 वोटों से अगर नहीं हराया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ममता बनर्जी ने उनके एक चैलेंज को स्वीकार किया। दूसरा, उन्होंने ये ममता बनर्जी ने कहा कि ये क्षेत्र जो आप अपना घर समझते हैं, आप जो आपका और आपका पूरा परिवार जो
टीएमसी के बैनर पर जीतता आ रहा है, वो टीएमसी का बैनर है। वो लोग आपके घर के बिके हुए लोग नहीं है, वहाँ की जनता की आपको वोट कर देगी। अब वहाँ पर उनसे ममता बनर्जी के जाने के बाद सारे के सारे लोग बौखला गए, और जब देख रहे हैं कि वहाँ की सीट प्रतिष्ठा फर्क हो गई, अब वहाँ चुनाव हार रहे हैं, तो अमित शाह जी ने, आप मैडम बहुत माइन्यूटली जरा सा सर्वे करिएगा कि हमारे गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री जी जो बोल रहे हैं, बोले कि सरकार बनाना तो आप ही को है, बंगाल की जनता चाहेगी तो परिवर्तन लाएगी, और मैं 200 से ऊपर सीट जीत रहा हूँ, और सरकार तो सिर्फ नंदीग्राम से ही बन जाएगी, अगर आप चाहो तो सिर्फ नंदीग्राम से ही सरकार बन जाएगी। इसका मतलब कि आप हर जगह चुनाव हार रहे हो, और नंदीग्राम से कैप्टन को हरा दो तो बाकी तो हम मणिपुर का गणित कर ही लेंगे। जैसे हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, और जैसे अपना रक्षा करते आ रहे हैं गोवा में, मणिपुर में, उसी तरीके से यहाँ तो हर चीज बिकती है। बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे? तो ये लोग जमीर खरीदने वाले लोग हैं, और हम लोग अमीर को रौंदने वाले लोग हैं कि अमीर को हम लोग नहीं रहने देंगे। ये लोग जो है जमीर खरीद के अमीर को बचाने वाले हैं। अब वो चीजें पश्चिम बंगाल में नहीं होने जा रही हैं। ममता बनर्जी 1.5 लाख वोटों से जीत रही है मैडम, 1.5 लाख वोटों से, और वहाँ पर टीएमसी की सरकार बन रही। मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बता रहा हूँ। ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को 1.5 लाख वोटों से हरा रही हैं। जी मैडम। उमेश जी, अब क्या लगता है कि जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया था हाल ही में, जिस तरीके से उनके पर हमला हुआ था, और सीधा सीधा हमले का जो दावा किया था, आरोप लगाया था, वो बीजेपी पर लगाया था। साफ तौर पर कहना है कि मुझ पर जो हमला किया जा रहा है वो साफ तौर पर यूपी से आ रहे हैं वहां के गुंडे। देखिए कृष्णा जी, ये बड़ी बड़ी बातें करना एक अलग चीजें हैं, और करना चाहिए जिसकी जो आदत हो। जनता जो है वो केवल चाहती है काम, और जिस तरह से उनको पूरा समय दिया और उनकी सरकार जो है बनाई, उनको सीट पे बैठाया, और वो जो है किस तरह से जो है वो रहे, वो तो भाजपा के ही प्रोडक्ट है, भाजपा से ही गई हुई है। वो तो उनको तो पूरा प्रदेश जान रहा है, और उनको सम्मान भी दिया, मौका दिया, वो उसी तरीके से दिया था जिस तरह से वो भाजपा से में सेंटर कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री बन के गई थी। उनको उसके बाद उनको वहाँ चांस मिला, लेकिन वहाँ चांस मिलने के बाद इन्होंने क्या किया, वो किस तरह से लोगों को ठगा, किस तरह से वहाँ से बेरोजगारों को ठगा, किस तरह से लोगों के साथ जो है व्यवहार किया। आज उसका नतीजा है कि आज किस तरह से आप जो लिए हैं उस दिन चोट लगने की बात, उसको बार बार मैं आपके चैनल से, अलग अलग चैनलों पे मैंने बार बार बोला और दिखाया गया, आप लोग भी दिखाए कि उन्होंने उसी क्षेत्र में जा करके किस तरह से कहा मुझे चोट लग गई और हमारे ऊपर हमला। पहले दिन जाते ही वहाँ की जनता का जब रुख देखा तो वो भाप गई कि मेरी जमानत नहीं बच रही है। 1 लाख से जीतना तो बहुत बड़ी बात है। वो उस दिन ही शुरू कर दिया कि मुझे चोट लग गई, मुझे भाजपा के लोगों ने मुझे हमला कर दिया। 4 से 5 लोग थे भाजपाई जो हमला किया, और दूसरे दिन खुद ही जो है वो बदल गई कि नहीं वो तो हवा के दबाव में जो है चोट लगी और वो दरवाजा बंद हो गया, उसमें चोट लगी। तो इनके ड्रामे पे जनता बिल्कुल इनसे जो है दूरी बना। चलिए उमेश जी और पीएस जी, इस मुद्दे पर हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे पश्चिम बंगाल और असम को लेकर, जहां आज जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आज जो दूसरा चरण को लेकर चुनाव जो प्रचार है आज थम जाएगा, और कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे, रैली करेंगे। और अमित शाह की बात करें तो अमित शाह शुभेंदु के हक में रैली करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इसी मुद्दे पर हमारे खास 2 मेहमान जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। पीएस पांडे टीएमसी प्रवक्ता और दूसरे हैं उमेश सिंह बीजेपी प्रवक्ता। सर, पीएस जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है कि जो पहले चरण के जो चुनाव हुए थे उसमें भी जिस तरीके से आपका आरोप लगाया जा रहा था बीजेपी पर, जहां ये बताया जा रहा था कि ईवीएम में खराबी है, और कहीं ना कहीं जो मतदाता मतलब मतदान कर रहे हैं उसमें
टीएमसी की तरफ कर रहे हैं लेकिन बीजेपी की तरफ वोट जा रहे हैं? करिश्मा मैडम, ये आरोप किसी नेता ने वहाँ नहीं लगाया, ये आरोप वहाँ के वोटरों ने लगाया, जो खुद से देख रहे हैं कि मैं वोट किसको दे रहा हूँ और वीवीपैट किसके नाम से निकल रहा है, किसके चिन्ह पर निकल रहा है। तो हम झूठ बोल सकते हैं और हमारे क्या नाम है कि और लोग भी झूठ बोल सकते हैं जो झंडा बरदार हैं टीएमसी के, लेकिन वोटर कभी झूठ नहीं बोलता है। वोटर जो है उसको जो वोट देने गया है उसकी मंशा सिर्फ यही रहती है कि जिसको मैंने वोट दिया है उसको वोट मिले। लेकिन जब उसको हतोत्साहित तो तब होता है जब वोट किसी और को दे और जाकर किसी और को पड़े। खैर वो तो बात है, ये बैलेट से चुनाव कभी कराएंगे नहीं क्योंकि ये हारते हैं। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है हमारा बनारस, अब बैलेट से चुनाव हुआ था और दोनों प्रत्याशी एमएलसी के हार गए हैं मैडम जी। और ईवीएम की तो खैर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ईवीएम चूंकि चुनाव प्रक्रिया चल रही है और चुनाव उसी से अब होना संपादित होना है, तो जिसके जो भाग्य में होगा वो आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि काम की बात तो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता उमेश सिंह जी न करें। पीएस पांडे जी, आपसे यही सवाल है, आखिर बार बार में लगातार जहां जब से चुनाव हुए हैं, चुनाव का ऐलान हुआ है, कहीं ना कहीं आपने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। चुनाव आयोग पर भी आपने आरोप लगाया था कि 8 चरणों में जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था और साफ तौर पर चुनाव आयोग को आपने ये कहा था कि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन अब फिर से एक बार आपने ईवीएम को लेकर आरोप लगा दिया, वो भी बीजेपी पर। ईवीएम पर आरोप लगा करके भी हम या कोई भी नेता क्या कर लेगा, अब तो चुनाव ईवीएम से ही होना है। लेकिन जहां तक ये बात करते हैं काम करने की, तो काम तो ममता बनर्जी ने वहां इतना किया है कि ये ईवीएम में चाहे जो भी घोटाला कर ले, लेकिन जब जनमानस चलता है ना, जब 100% वोट एक तरफ पड़ते हैं तो आप कितनी बगलिंग कर लोगे जी। इनको भी पता है कि कुछ सर्टेन परसेंटेज होते हैं हैक करने के, ये 20 से 25-30% हैक करते हैं। यस जी, पीएस पांडे जी आपको दोबारा एक बार रोकना चाहेंगे लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। 11,197 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से इसी मुद्दे पर जाते हैं वापस लौटकर। पीएस पांडे टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, दूसरे हैं उमेश सिंह बीजेपी प्रवक्ता। उमेश जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, तो आज जिस तरीके अमित शाह या बीजेपी दिग्गज नेता दावा कर रहे हैं सीधा साफ तौर पर कि हम 200 सीटें हासिल करेंगे और जो ममता की सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे, क्या लगता है ये दावा कितना सच साबित होने वाला है आने वाले समय में? देखिए, ये दावा तो भाजपा टीएमसी के लोग ने ही खुद ही जो है इस चीज को सिद्ध कर दिया जी। और वो मान गए, हार मान गए। जब जो है ईवीएम के ऊपर रोना शुरू हो जाए तो ये समझ लो कि वो पार्टी खत्म हो चुकी है। अगर उनको खुद ही कह रहे हैं कि वो वोट जा रहा है, बटन दब रही है और वोट जा रहा है भाजपा को, इसका मतलब कि भाजपा को 200 नहीं, उसकी तो 295 सीटें, 94 सीटें ही आ जाएगी। जब सारे विधानसभा में सारा वोट जा रहा है भाजपा को, तो 100% वो तो मिलना ही मिलना है, 294 सीटें मिलना है। तो फिर तो लड़ाई खत्म हो गई है, फिर तो परेशान है बेकार में। देखिए, काम जनता का काम होना चाहिए। जनता का पैसा जाएगा किसानों का, वो किसानों को देंगे नहीं। वो उसको क्या किया वो अपने आप वो करें। कोई विकास के लिए एक इंडस्ट्री जीरो, 10-10 साल में 2-2 बार जनता ने भरोसा रखा, उनको एक भी इंडस्ट्री नहीं दिया। मंदिर में पूजा करने के लिए आज उसके लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है लोगों को, बंगाल के लोगों को, जो हमेशा से चली आ रही है वहाँ। ये सब चीजें कर करके उसके बाद फिर जनता से वोट का आशा रखें, ये करके कि पैर में चोट लग गया, भाजपा ने हमला कर दिया, इनको कर दिया, भाजपा के कम से कम 150 कार्यकर्ता को मरवाया गया, ये सब करके वोट मिलता है। इससे जीरो पे जाके आउट होता है। इससे मानसिकता झलकती है कि स्थितियां क्या है। वो स्थितियां को देख करके आज केवल बंगाल के और भाजपा के नेता नहीं,
आज पूरे देश में सबको अब पूरी तरह से आश्वस्त है कि वहाँ पे भाजपा की सरकार बनने जा रही है 2 तारीख को। ये तो क्लियर दिख रहा है, सामने दिख रहा है। वो तो ये लोग तो पूरा घबराए जैसे बात करते हैं। कभी ईवीएम पे मुझे याद है जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, और उस समय मैं रामोजी सिटी में 18 चैनलों की तरफ से बुलाया गया था। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था और मैं वहां से बोल रहा था। उस समय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहला वो देखा कि जब उनका एकदम ग्राफ गिरता गया और दलित वोट खिसक गया, तो दलित न समझ पाए कि मेरा जो है उनके ऊपर दोष देने के बजाय अगर दलितों को दोष देती डायरेक्ट तो शायद दलित हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाता। इसलिए उन्होंने पहला शब्द पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने 11:00 पे लगाया कि वो तो ईवीएम है को कर लिया गया और लूट लिया गया, भाजपा ने। लेकिन उमेश जी, आप विकास को लेकर बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में विकास की कमी है, इसी के चलते हम अब बीजेपी की सरकार ही वहां पर बनेगी और जनता ने भी मन बना लिया है आपको लेकर। लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह के रोड शो की अगर बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने ये आरोप भी लगाया, निशाना साधा, उन्होंने कहा है कि पहले जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही है, अपराधी के जो लगाम है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उन पर तो नकेल कसे। उत्तर प्रदेश का अपराध किस तरह से था वो भाजपा 2017 के पहले का रिकॉर्ड देख लीजिए और अभी उसके बाद देखेंगे, आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां क्या है। उत्तर प्रदेश में वो हालात है कि लोग कंप रहे हैं। कोई भी क्रिमिनल हैं तो वो आज या तो अपने आप अपना जो है वो जेल में किसी न किसी बहाने चले गए हैं और या फिर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। उनकी अगर कोई कहीं से गिरफ्तारी होती है तो वो दिन रात चिल्लाते हैं कि मैं जिंदा रहूंगा, बचूंगा कि नहीं। उत्तर प्रदेश पहुंच रहे, उत्तर प्रदेश की ये हनक है, उत्तर प्रदेश का ये जलवा है। उत्तर प्रदेश में वो हालात हैं, यहाँ योगी जी की सरकार है, यहाँ क्राइम मुक्त प्रदेश हो रहा है, की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ विकास की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ रोडों का, नेशनल हाईवे और सड़कों का आप देखिए तो कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ नहीं जोड़ा जा रहा है। ये यहाँ के विकास, यहाँ का काम उत्तर प्रदेश का देखें तो इसी से तो लोग घबरा रहे हैं, इसी सबसे घबरा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में या जहाँ भी भाजपा की सरकार है वहाँ की स्थितियां देख रहे हैं। उसी लिए आज जनता भी उत्सुक है, आज उसी लिए वहाँ पे जनता भी, आज वहाँ पे गए थे कुछ लोग बाहरी जो है और उनको बुलाया गया किराए पर और उनसे जो है अपील कराया गया। दूसरे दिन ही लोग भाग आए, जनता ने वहाँ पे विरोध किया। तो ये हालात है, ये जनता वोट करता है, जनता का परिक्रमा करें। हर पार्टी के नेता को जनता के पास जाना पड़ेगा, जनता की बात सुनना पड़ेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा। जनता ही जनता जनार्दन है, वही जिसको चाहेगी सीट पे बैठाएगी। चलिए पीएस पांडे जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है अगर चुनाव को लेकर बात करें, क्योंकि आज दूसरे चरण का चुनाव जो प्रचार है आज थम जाएगा, दिग्गज नेता इसमें चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन अगर बात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर करें, क्योंकि चुनाव का जो मकसद है मेन होता है विकास, जहां विकास होगा वहां पर जनता उस सरकार को चुनेगी, तो दूसरी तरफ व्यवस्था को लेकर बात करें, क्योंकि जब से जब पहले जो चुनाव हुआ था, पहले चरण का चुनाव, उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। वहां टीएमसी आरोप लगाई थी कि हमारे ऊपर हमला किया है, तो बीजेपी आरोप लगाई थी कि टीएमसी ने हमारे ऊपर हमला किया है। क्या लगता है कि अगर दूसरे चरण में भी ऐसी हालत देखने को मिली, ऐसी तस्वीर देखने को मिली, तो इसको लेकर आप कितने अलर्ट है, कितने पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि सरकार आपकी है उधर? मैडम, सरकार हमारी है, कार्यवाहक सरकार होती है। चुनाव आयोग जब अपने संरक्षण में सारी चीजें, चुनाव आचार संहिता लगती है तो सारे पावर चले जाते हैं चुनाव आयोग में। वो हम किसी के ऊपर दोषारोपण करने के लिए आज नहीं बैठे हैं, हम उमेश सिंह जी का जवाब देना चाहते हैं। ये अपने काम की बात करते हैं। अरे उमेश जी, वो जो है कहा जाता है ना कि प्रक्रिया जो होती है चुनाव की, चाहे प्रगति जो है हमेशा सतत प्रक्रिया होती है, वो हमेशा से हुई रही है। और चाहे वो प्रधानमंत्री कोई रहा हो, चाहे वो लाल बहादुर रहे हो, चाहे हमारे जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे इंदिरा गांधी रहे हो, आप ये नहीं कर सकते कि किसी के समय जो है विकास नहीं हुआ। अगर विकास नहीं हुआ होता तो ये सड़कें ना होती, और सड़कें ना होती तो आज चौड़ीकरण ना होता। और जो पैसा आप पॉकेट मार करके गरीब जनता का लेके और शाम तुम कर रहे हैं, इसको विकास नहीं कहते हैं। अगर हमने बिल्डिंग खड़ा किया और हमारा लड़का हमको आकर के बोले कि आपने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो टाइल्स लगवाए, आप तो जिंदगी भर कुछ नहीं किए, तो ये ऐसे ही आप लोग हैं, केवल चमक दमक लगाने वाले और बुनियादी चीजों को बेचने वाले। और आप जो है
अपने कुप्रबंधन से आपका मैनेजमेंट जो है वो उस लायक नहीं है कि जो आप सरकार चला सके। सारी नवरत्न कंपनियां आप बेचेंगे, सारे एयरपोर्ट आपके बेच करके अडानी के हो गए, उस पर जो है इंडिया का लोगो हट गया। हर जगह जहां भी जाएंगे, आप तो प्लेन से चलते होंगे ना, आप जाकर के पहले वाला देख लीजिए कि वहां पर लोगो क्या लगा था और आज लोगो क्या लगा है। तो आप ये कहेंगे कि ये सब संस्थानें घाटा दे रही थी इसलिए हमने बेच दिया। अरे साहब, जब हमारे प्रधानमंत्री जी, हालांकि उनके मुख से बात शोभा नहीं देती है, कि जब ये कहें कि सरकारें संस्थान चलाने के लिए नहीं होती हैं, तो किस लिए होती हैं भाई? चुनाव लड़ने के लिए, जनता से टैक्स वसूलने के लिए, ये इसीलिए सरकारें बनती हैं। और जहां तक पश्चिम बंगाल में आप किसानों को पैसा देने की बात कर रहे हैं, जितना पैसा आप दे रहे हैं, आप पता कर लीजिए, किसान सम्मान निधि जितना आप देते हैं उससे ज्यादा जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने वो किसानों को हर साल, आप 6,000 रुपए की बात करते हैं, उनके खाते में 10,000 रुपए जाता है। उमेश जी जवाब दीजिए। जीएसटी का आप रोक के रखे हैं, 54,000 करोड़ आप जीएसटी का रोक के रखे हैं। वो पैसा किसका था? वो पैसा पश्चिम बंगाल का था। पश्चिम बंगाल का हक मिलना चाहिए था, लेकिन आपने उसको नहीं दिया। और आप जो है डबल इंजन की सरकार की बात उमेश जी जवाब दीजिए, पीएसजी क्या कह रहे हैं किसानों को लेकर? पहले बंद कराइए। कौन जी आप बोलिए। जो इस तरह के लोग ये बोलते हैं, जिनको कुछ भी ABCD नहीं पता होता है, वो बैठ जाते हैं बोलने। जिनको जो जनता के पैसे को पॉकेट मार, जनता के जेब का पॉकेट मार, जो सरकार को पॉकेट मार कह रहा हो, जो सरकार का जो है, जो सरकार किसानों गरीबों के लिए 24 घंटा खड़ी हो, ऐसे लोगों का, जो कोयला के खदान में चोरी कर रहे हो, जो गिरफ्तार हो, जिनकी जांच चल रही हो, लोग तलवार लटकी, अभी कितने लोग जाएंगे जेल उनको पता नहीं है। ऐसे चोर लोग पॉकेट मारते हैं दूसरी पार्टियों को। शर्म आती है इन लोगों की भाषाओं से, इनको बोलना नहीं आता एक पैसे का, और ये लोग चले जाते हैं चैनल पे बैठने। ऐसे लोगों को कम से कम शर्म आनी चाहिए, पार्टी के बारे में जानकारी करना चाहिए। और पीएसजी, क्योंकि समय का अभाव है तो आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे, और इस डिबेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे दौर के चुनाव प्रचार का आज ये थम जाएगा। और आपको बता दें कि बंगाल की 30 सीटों और असम की 39 विधानसभा सीटों के 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और अब देखना ये होगा कि बंगाल के सर पर ताज आखिर किसका सजेगा, टीएमसी का या फिर बीजेपी का, ये तो 2 मई को ही पता चल पाएगा। तो चलिए इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।